ये तय हो चुका है कि हाजीपुर से इस बार हमारे नेता पार्टी के हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ही चुनाव लड़ेंगे। लेकिन कुर्सियां खाली जो वहाँ पे पड़ी थी स्थापना दिवस में, उस कुर्सियों को देखकर तो उनको खुद को बैक कर लेना चाहिए। और हाजीपुर की जनता हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी से मिलकर बार बार आग्रह करती है कि आप आइए हाजीपुर में, आप एक बार चुनाव लड़िए, यहाँ सेवा करिए। यहाँ बड़े साहब ने बड़े बड़े काम किए हैं, उस काम को और आगे बढ़ाइए। पशुपति कुमार पारस जी भारत सरकार के मंत्री भले ही बन गए हों, लेकिन उससे जनता का कोई लगाव नहीं रहा। दावा है कि यहाँ बापू सभागार में आप लोग का भीड़ नहीं जुटा, तो कैमरे गवाह हैं, मीडिया के प्रतिनिधि वहाँ भी थे और यहाँ भी थे, आप विजुअल उठा के देख लीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हमारे साथ है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हुलास पांडे। कल जिस प्रकार से 4 राज्यों के जो विधानसभा के परिणाम आए हैं, उसमें 3 राज्यों में जो बीजेपी की प्रचंड जीत हुई है, इसे लेकर के जहां बीजेपी में उत्साह का माहौल है, वहीं सवाल उठ रहा है कि क्या इंडिया गठबंधन, जिसे लगातार प्रधानमंत्री मोदी नकार रहे हैं, एनडीए के नेता नकार रहे हैं, और इस परिणाम के बाद जहां कांग्रेस अपने सहयोगियों को वैल्यू नहीं दे रही थी, भाव नहीं दे रही थी, 6 तारीख को दिल्ली में 28 दलों की बैठक बुलाई गई। इन परिणामों का खास करके लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, उस पर क्या असर पड़ेगा, इन तमाम विषयों पर चर्चा करेंगे हुलास पांडे जी से। सर, जिस प्रकार का परिणाम आया है, क्या कहें इस पर? ये परिणाम कोई नया नहीं है, जैसा कि सर्वविदित था पहले से भी। हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी ने भी कहा है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश एक नया कीर्तिमान गढ़ रहा है। और वैसे में चाहे वो मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, वहाँ के जागरूक मतदाताओं के बीच जो मोदी जी ने उनको आश्वासन दिया, जो उन्होंने गारंटी दिया, उस पर जनता ने भरोसा जताया है उनके गारंटी पर। और तीनों जगहों पर बीजेपी को पूर्ण बहुमत ही नहीं, बहुत अच्छा परिणाम आया है, बीजेपी के फेवर में आया है। और ये हम लोगों के लिए भी अच्छा परिणाम है, चूँकि कहीं ना कहीं हमारी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास एनडीए गठबंधन का एक हिस्सा है, तो ये हम लोगों के लिए भी सुखद है। और आने वाले समय में जो भी चुनाव होंगे, उसका परिणाम इससे और बेहतर होने वाला है। लेकिन सर, जो इंडिया गठबंधन की बातें आ रही थी, कहा जा रहा था कि मोदी को समाप्त कर देंगे। लालू प्रसाद यादव का भी अपना बयान सुना था कि अगर यह नहीं करेंगे तो मोदी को हटा देंगे। लगा कि लालू प्रसाद यादव की कृपा से मोदी जी बने हुए। इंडिया गठबंधन कहीं नजर ही नहीं आया। देखिए, क्या है कि जितने भी विपक्ष के दल हैं, छोटे बड़े दलों का एकजुटता बना था, बनने का प्रयास हुआ था। उसमें से कुछ दल उनके साथ गए थे और कुछ दल उनके साथ जाने के बाद फिर अलग हो गए। और इस परिणाम के बाद चूँकि वहाँ जो भी गठबंधन का प्रयास किया जा रहा है, वो सबके अलग अलग उसमें निहित स्वार्थ है। कोई उसमें प्रधानमंत्री का सपना पाले हुए है, सभी लोग तो प्रधानमंत्री बनने के लिए, अब उसमें अनेकों प्रधानमंत्री के दावेदार हैं। बैठक होती है तो कुछ लोग पीसी में रहते हैं, कुछ लोग पीसी छोड़ के चले जाते हैं, कोई नेता जो है वो बैठक में नहीं जाते हैं, फिर अगले बैठक में अगले पार्टी के नेता नहीं जाते हैं। तो जो उन लोगों ने INDIA का प्रारूप बनाने का प्रयास किया था कि ये जो चुनाव परिणाम आए हैं, इसको प्रभावित करने के लिए बड़ी एक साजिश रची गई थी देश के जनता के साथ, और ख़ास करके उन राज्यों के मतदाताओं के साथ जहां पे ये विधानसभा के चुनाव होने थे। एक स्वरूप बनाकर छल करने का प्रयास किया गया था। लेकिन जनता जागरूक है, मतदाता समझदार हैं और मोदी जी की गारंटी पर भरोसा है। और इसी का ये परिणाम सामने आया है कि इनकी जितनी भी कोशिशें हुई थीं, और बहुत सारे अपशब्द भी बोले गए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के बारे में, जी, पनौती तक कहा गया। जहां एक तरफ यशस्वी प्रधानमंत्री जी देश को आगे लेकर जा रहे हैं। आज भारतवर्ष में देखेंगे कि जो भी गरीब मतदाता है, उन गरीबों को अगर मुफ्त में अनाज मिल रहा है, तो इसमें कहीं ना कहीं वर्तमान भारत सरकार की ही ये देन है। और उसमें एक लाइन और जोड़ेंगे कि हमारे दिवंगत पार्टी के संस्थापक श्रद्धेय
रामविलास जी का भी बहुत बड़ा योगदान है। उनके रहते ही उन्होंने ही अपने कोरोना काल में ये योजना बनाई थी और प्रधानमंत्री जी उस योजना को लेकर आगे जा रहे हैं। आज देश भर में कोई भी गरीब भूखे नहीं मरता है। तो आप मान रहे हैं ना सर कि इस योजना ने भी बहुत बड़ा काम किया? निश्चित तौर पे। और इस सिर्फ यही योजना नहीं, खास करके इस योजना के साथ साथ जो विगत आपने देखा था कि जो विगत सत्र में महिला बिल लाया गया और मोदी जी के नेतृत्व में सदन में इसको पारित कराया गया, तो उसका भी बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा महिलाओं पर। मोदी जी ने स्पष्ट कहा है कि भाई हम तो महिला को एक जाति मानते हैं, जुआ को एक जाति मानते हैं, गरीब को एक जाति मानते हैं, किसान को एक जाति मानते हैं। तो हमारे लिए 4 जातियां महत्वपूर्ण हैं और चारों के लिए उन्होंने कुछ ना कुछ किया है। तो माना जाए सर कि दलित, महिला और सनातन, इन तीनों से पंगा लेना ये कांग्रेस के लिए भारी पड़ गया। अब कांग्रेस के पास देश हित में कोई योजना नहीं है। इतने वर्षों तक भारत में राज करने के बाद, सत्ता में रहने के बावजूद कांग्रेस की अगर ये दुर्दशा हुई है तो उसके लिए कांग्रेस के नेता और कांग्रेस खुद जवाबदेह और जिम्मेवार है। कांग्रेस के समय में कौन सी ऐसी योजना आपने कभी देखा है? कोई ऐसी कल्याणकारी योजना बना हो जिसमें बहुत बड़े पैमाने पर घोटाला ना हुआ हो? कांग्रेस का शासन जितने दिन घोटाले सामने आते थे, निश्चित तौर पे जब भी कांग्रेस सत्ता में रही है तब तक भ्रष्टाचार कदाचार बढ़ा है, घोटाले चरम पर रहे हैं। और वैसे ही घोटाले करने वाले छोटे बड़े दलों के साथ उनका गठबंधन आज भी बन रहा है और ये बनाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन इस परिणाम के बाद अब बहुत सारी ऐसी पार्टियां और बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिनका वक्तव्य हम लोग देखते रहते हैं। अब ये स्वरूप बदलने वाला है, खंडित हो जाएगा, खंड खंड में बटेंगे और एक फिर नया स्वरूप आपको देखने को मिलेगा। नया स्वरूप देखने को मिलेगा निश्चित तौर पे। चिराग पासवान ने कल कहा है एक अकेला सब पर भारी। निश्चित तौर पे एक अकेला सब पर भारी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी ने जो स्लोगन दिया है, तो एक अकेले प्रधानमंत्री जी को टारगेट करके जितनी भी पार्टियां विपक्ष में हैं वो सब एक अकेले प्रधानमंत्री को ही केंद्रित करके अपना वक्तव्य देती रही हैं, कोसती रही हैं, अपशब्द बोलती रही हैं। और जितना उनको अपशब्द कहा गया, जितना उनको कोसा गया, जितना उनके बारे में बोला गया, उतनी जनता उत्सुक होती गई, आक्रोशित होती गई। और वो देख रही है कि जहाँ एक तरफ गरीबों के लिए मुफ्त में अनाज की योजना, महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था, किसानों के लिए उनके कल्याण की योजना और युवाओं के लिए आने वाले समय में युवाओं का भविष्य कैसे जो उज्जवल हो, इसके लिए विशेष योजना, तो इन सब चीज़ों को जनता देख रही है। और सब लोगों ने प्रधानमंत्री को जो टारगेट करके उनके बारे में कहे गए शब्दों का उन्होंने जब तुलना किया कल्याणकारी योजनाओं से, सबने निर्णय लिया और इसका परिणाम सामने आया है। 6 तारीख को इंडिया गठबंधन की बैठक है दिल्ली में, 28 दलों को बुलाया गया है। फिर से रणनीति तैयार होगी, मोदी हटाओ। उनके पास सिर्फ एक ही काम है, वो सिर्फ और सिर्फ ये चाहते हैं कि वर्तमान सरकार के प्रधानमंत्री और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को किस तरीके से हटाया जाए ताकि पुनः हम अपने आप को स्थापित करें, फिर घोटालों का दौर आए, भ्रष्टाचार का दौर आए और कुछ संपत्ति अर्जित किया जाए। और ये जनता अब चाहती नहीं है, होने नहीं देना चाहती है, इसलिए जितना उनका प्रयास होगा वो विफल होगा। जनता मालिक है, मतदाता मालिक है और प्रधानमंत्री जी में अटूट विश्वास है। मतलब मोदी मैजिक अभी चलेगा? निश्चित तौर पे आदरणीय प्रधानमंत्री जी आज देश के प्रधानमंत्री तो हैं, लेकिन पूरे विश्व स्तर के एक नेता भी हैं। उनका जो वर्तमान स्वरूप आपने देखा होगा आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कि पूरे विश्व में जो भी शक्तिशाली कंट्रियां हैं, जो भी शक्तिशाली देश हैं, वो सभी प्रधानमंत्री कैसे प्रभावित, अभी हाल ही में हुआ था, आपने देखा भारत में कई देशों के प्रधानमंत्री आए, उनसे मिलने का तरीका, उनका बॉडी लैंग्वेज और जिस तरीके से मोदी जी का स्वागत किया जाता है, चाहे अमेरिका हो तब, चाहे ब्रिटेन जाए तब, तो ये देश के लिए गौरव की बात है। और जो भी शिक्षित बिहार में सर इसका क्या असर होगा? क्योंकि 40 सीट बिहार में है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव अलग हैं, मुख्यमंत्री की एक बार फिर से वापसी की बातें आ रही है, क्योंकि 40 सीट अगर आपको लाना होगा तो बिहार की राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को साथ लाना होगा। एक समय था कि भाजपा
के पास ज़्यादा सीट रहने के बावजूद वर्तमान बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री भाजपा नहीं बनाया था, और वो मौका अब उन्होंने गंवा दिया, वो विश्वास उन्होंने खो दिया। एक बार नहीं, दो बार उन्होंने गठबंधन तोड़ के, गठबंधन धर्म का पालन नहीं करके उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया कि सिर्फ और सिर्फ उनको भी सत्ता चाहिए, मुख्यमंत्री की कुर्सी चाहिए। और वर्तमान परिस्थिति जो बिहार की है किसी से छुपी हुई नहीं है। बेरोजगारी का ये आलम है कि यहाँ के बेरोजगार मजबूर होकर अन्य प्रदेशों में पलायन करते हैं, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने कुछ नहीं किया। उस पर तो सर लगातार चिराग पासवान बोलते हैं, लेकिन मेरा सवाल अभी भी वही है कि अगर मुख्यमंत्री की वापसी होती है, आप संभावना ही पर मान लीजिए सर, वैसे में आपकी पार्टी का रुख क्या होगा? ये संभव नहीं है। हमारी पार्टी और हमारे पार्टी के सभी नेता जानते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी का जो विज़न है बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट, तो बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट हमारा विज़न है और उसको लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। भाजपा के साथ हमारा गठबंधन पर बात हो चुका है, और वैसे परिस्थिति में नीतीश कुमार जी न कभी कुर्सी छोड़ेंगे और उनको मुख्यमंत्री के रूप में कभी भाजपा स्वीकार नहीं करेगी। मतलब अगर मुख्यमंत्री का पद छोड़ते हैं, बिहार से बाहर जाने के लिए तैयार होते हैं, वैसी स्थिति में मुख्यमंत्री की वापसी हो सकती है? व्यक्तिगत तो उनसे हम लोगों का कोई ऐसा द्वेष है नहीं, हमारे नेता का कोई व्यक्तिगत विरोध है नहीं। चूँकि एक प्रदेश के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री होने के साथ साथ नीतीश कुमार जी एक पॉलिटिकल व्यक्ति हैं, तो वो व्यक्तित्व तो अलग है, और एक वो राजनेता के रूप में जिस तरीके से वो गृह मंत्री हैं, वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, और उनकी जो नीतियां हैं वर्तमान गठबंधन में, जिस गठबंधन के अंतर्गत वो अभी अपना राज्य सरकार को लेकर चला रहे हैं, तो वर्तमान बिहार की जो परिस्थिति है वो तो मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के दायित्व के चलते हैं। अगर उस दायित्व से वो मुक्त हो जाते हैं, उससे हमको क्या फर्क पड़ता है। अब सर आ जाते हैं आपकी पार्टी पर। स्थापना दिवस के दिन आप लोगों ने रालोजपा के पैरों तले जमीन खिसका दी। कहा जा रहा है कुछ और सांसद आपके संपर्क में है, क्या पशुपति पारस और प्रिंस राज ही रह जाएंगे रालोजपा में? देखिए, ये तो दावे भारत सरकार के वर्तमान मंत्री आदरणीय पशुपति पारस जी करते आए हैं कि हमारे पास इतने सांसद हैं। चिराग जी अकेले? उन्होंने हमेशा ये बात कहा कि चिराग जी के पास कोई सांसद नहीं है, चिराग जी अकेले हैं, हमारे पास ये सांसद हैं, वो सांसद ही है, उनका दावा रहता है। हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी, उन्होंने कभी ये दावा नहीं किया कि हमारे पास ये सांसद है, वो सांसद है। लेकिन आपने देखा होगा कि जब बापू सभागार में स्थापना दिवस में वहाँ बीना सिंह उपस्थित थी। उसके पूर्व में आप देखेंगे कि हाजीपुर में पार्टी के संस्थापक श्रद्धेय रामविलास जी का जो मूर्ति का अनावरण हो रहा था, उसमें महबूब अली कैसर भी, बीना सिंह भी, सब लोग वहाँ पे उपस्थित थे। तो उनके दावे कहीं ना कहीं खोखले हैं। और सबसे बड़ा चीज़ है कि आप ये तो दावा करते हैं कि हमारे पास ये सांसद हैं, वो विधायक हैं, लेकिन आपके पास मतदाताओं की स्थिति क्या है, लोग आपके साथ कितने हैं, जनता का लगाव आपसे कितना है। और ये भी हम कहना चाहेंगे कि जब 2024 आया तो आपको स्थापना दिवस में हाजीपुर याद आया, लेकिन भारत सरकार में मंत्री बनने के बाद आप भारतवर्ष को तो छोड़ दीजिए, आप भारत सरकार के मंत्री हैं, भारत के अन्य हिस्सों में भी आपको कार्यक्रम में जाना चाहिए, कार्यक्रम करना चाहिए, लेकिन भारत को छोड़ दीजिए, बिहार के किन किन हिस्सों में आपने कार्यक्रम किया। और बिहार को भी अगर छोड़ दें तो हाजीपुर में इसके पूर्व आपने कितने कार्यक्रम किए। और जब आप कार्यक्रम करने गए भी 28 नवंबर को स्थापना दिवस के बहाने आप अपना शक्ति परीक्षण करने गए थे कि हम किसी तरह अपना फिर से दावा यहाँ मजबूत करें, क्योंकि ये तय हो चुका है कि हाजीपुर से इस बार हमारे नेता, पार्टी के हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ही चुनाव लड़ेंगे। लेकिन पारस जी का कहना है कि हम लड़ेंगे किसी से। तो कुर्सियां खाली जो वहाँ पे पड़ी थी स्थापना दिवस में, उस कुर्सियों को देखकर तो उनको खुद को बैक कर लेना चाहिए और अपने आप को समझा लेना चाहिए कि नहीं। कहना है कि स्थापना दिवस में कुर्सी भरी भी नहीं थी। अब कुर्सियां खाली आपको संकेत दे रही हैं, वहाँ की महान जनता आपको संकेत दे रही है कि अब आप हाजीपुर से पुनः चुनाव मत लड़िए। आप दावा करते हैं कि हम एनडीए में ही रहेंगे, स्वागत है, रहना भी चाहिए आपको एनडीए में, लेकिन एनडीए में रहकर एक सीट का नुकसान आप क्यों करेंगे हाजीपुर से चुनाव लड़कर, जब हाजीपुर की जनता नहीं चाहती है। जहां एक तरफ हाजीपुर के मतदाता, हाजीपुर की जनता हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी से मिलकर बार बार आग्रह करती है कि आप आइए हाजीपुर में
आप एक बार चुनाव लड़िए, यहाँ सेवा करिए, यहाँ बड़े साहब ने बड़े बड़े काम किए हैं, उस काम को और आगे बढ़ाइए। पशुपति कुमार पारस जी भारत सरकार के मंत्री भले ही बन गए हों, लेकिन उसे जनता का कोई लगाव नहीं रहा है। कभी वो कार्यक्रम में नहीं आते हैं, कभी किन्हीं का कोई वो बात दुख दर्द नहीं सुनते हैं, कभी अप्रिय घटना होती है वहाँ नहीं पहुँचते हैं। तो ऐसे में जहाँ एक तरफ हमारे पार्टी के पदाधिकारी, हाजीपुर की महान जनता और मतदाता चाहती हैं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी हाजीपुर से चुनाव लड़े, और वहीं दूसरी तरफ पशुपति कुमार पारस जी जो भारत सरकार के माननीय मंत्री हैं, स्थापना दिवस में अपना शक्ति परीक्षण में फेल हो गए हैं, जो कि कुर्सियां खाली कुर्सियां गवाह हैं, खाली कुर्सियां ये उन लोगों का संकेत तो ही दावा है कि यहाँ बापू सभागार में आप लोग का भीड़ नहीं जुटा। तो कैमरे गवाह हैं, मीडिया के प्रतिनिधि वहाँ भी थे और यहाँ भी थे, आप विजुअल उठा के देख लीजिए। और जो लोग आपके जैसे जो भी मीडिया के प्रबुद्ध साथी वहाँ हैं, वो तो बखूबी जानते हैं कि कहाँ क्या था। बापू सभागार में तो कुर्सियां कम पड़ गई थी, हमारे लोग खड़े थे, हमारे पार्टी के पदाधिकारी अनुशासित सिपाहियों को हम लोग सैल्यूट करते हैं कि बिहार के कोने कोने से हमारे सिर्फ और सिर्फ कार्यकर्ता और पार्टी के पदाधिकारी आए थे, और वो अनुशासित तरीके से कुर्सियां उनको नहीं मिली, कम पड़ गई, तो खड़े होकर स्थापना दिवस का वो हिस्सा बने। इसके लिए सर आपका दावा है कि चिराग पासवान ही लड़ेंगे हाजीपुर से? निश्चित तौर पे, निश्चित तौर पे। सर आखिरी सवाल है, जिस प्रकार का परिणाम आया है, कहा जा रहा है कि अब आप लोग का प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं चलेगा। जिस प्रकार से 6 लोकसभा की 1 राज्यसभा की सीटें चिराग पासवान मांग रहे थे, बीजेपी अब चिराग पासवान को तवज्जो नहीं देगी। देखिए, पूरे देश ने देखा है कि जब पिछली बार एनडीए का बैठक हो रहा था दिल्ली में, नई दिल्ली में, उस समय हम लोग भी उपस्थित थे, तो वहाँ देश के कोने कोने से सभी दलों के बड़े नेता वहाँ उपस्थित थे। और उस सभागार में जिस तरीके से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी को गले लगाया, वो पूरे देश ने देखा है। तो आप दल की चिंता छोड़ दीजिए, प्रधानमंत्री के दिल में इतना जगह है आदरणीय चिराग पासवान जी के लिए कि ये गठबंधन में कभी हम लोग ना प्रेशर रखे हैं, ना हम लोग प्रेशर पॉलिटिक्स जानते हैं। प्रेशर पॉलिटिक्स का काम तो सिर्फ नीतीश कुमार जी के जिम्मे है। लेकिन 6 पे आप लड़ेंगे ना सर? ये तो निश्चित तौर पे सीटें हैं, हमारी पार्टी की जितनी भी सीटें हैं, उसके संख्या बल पर गठबंधन में हम लोगों का बात हो चुका है, और हम आश्वस्त हैं उन सीटों पर। 6 लोकसभा 1 राज्यसभा। निश्चित तौर पे, निश्चित तौर पे। धन्यवाद सर आपका। थे हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हुलास पांडे। सीधे तौर पर दावा है कि हाजीपुर की सीट चिराग पासवान ही लड़ेंगे। चचा को अब एनडीए में रहते हुए वो सीट छोड़ देनी चाहिए। खाली कुर्सियां गवाह है कि पशुपति कुमार पारस अपना प्रभाव हाजीपुर में खो चुके हैं। वैसे में चिराग पासवान निश्चित तौर पर लड़ेंगे, और 6 सीटों पर इनका दावा है, और इनकी बात हो गई है प्रधानमंत्री से लेकर के गृह मंत्री अमित शाह से। वैसे में हुलास पांडे के दावे में क्या सच्चाई है, वक्त बताएगा। फिलहाल बने रहे ब्रेकिंग विभाग से।